Welcome students, this is Chandrasekhar Sen from Government Polytechnic College अजमेर। स्टूडेंट्स, आज के ई वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है और आज हम इक्वल एरिया क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, इसका डेरिवेशन डिराइव करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ई वीडियो लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर इक्वल एरिया क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इक्वल एरिया क्राइटेरिया ये भी स्टेबिलिटी पता करने का एक तरीका है। तो जब हमारा सिस्टम है, या यूँ मान लीजिए जब हमारी जो सिंक्रोनस मशीन है किसी इनफाइनाइट बस से कनेक्टेड है, ये देखिए सारी सिंक्रोनस मशीन है, दो या दो से अधिक जो पैरेलल ऑपरेशन में कनेक्ट होती है, ये हमारी कोई इनफाइनाइट बस से कनेक्ट है। तो उस केस में अगर हमें स्टेबिलिटी पता करनी है तो हम पता करते थे पहले स्विंग इक्वेशन से। किससे? स्विंग इक्वेशन से। लेकिन हमें अगर स्विंग इक्वेशन का यूज़ नहीं करना है तो हम इक्वल एरिया क्राइटेरिया का भी यूज़ करके हम स्टेबिलिटी सिस्टम की पता कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसी के बारे में डेरिवेशन डिराइव करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इक्वल एरिया क्राइटेरिया स्टेबिलिटी के बारे में पता करता है। तो देखिए यहाँ पे वी यूज़ द इक्वल एरिया क्राइटेरिया। हमने देखा कि जब सिस्टम हमारा इनफाइनाइट बस से कनेक्ट है, उस केस में जो पावर ट्रांसफर होती है वो कहलाती है PE इजिकल टू PE मैक्सिमम साइन डेल्टा। ठीक है, ये पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला है। और कर्व हमने इसका जैसे पहले देखा था पावर कर्व वो ये है, ये y एक्सिस पे पावर है और x एक्सिस पे मैंने लोड एंगल डेल्टा लिया है। ठीक है, अब हम कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर की इनपुट मैकेनिकल पावर P0 एंड लोड एंगल डेल्टा 0 एट पॉइंट ए। कि हम मानते हैं मशीन हमारी रन कर रही है और हमने मशीन पे लोड इंक्रीज किया। तो जब लोड इंक्रीज होता है तो डेल्टा एंगल जो पावर एंगल है वो इंक्रीज होगा और इसी के सापेक्ष में जो हमारी पावर है, इनपुट पावर है मैकेनिकल, वो भी इंक्रीज होगी। और हम मानते हैं कि यहाँ ये पॉइंट ए पर पहुंची, जहाँ पर जो लोड एंगल है उसको मैंने डेल्टा 0 से डिनोट किया है और पावर है उसको मैंने P0 से डिनोट किया है। अब अगर फर्दर मैं इनपुट पावर को इंक्रीज करता हूँ, मैंने पावर, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि रोटर पे लोड एंगल इंक्रीज हुआ है तो रोटर की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो रोटर की स्पीड को वापस मेंटेन करने के लिए मैंने उसके अंदर पावर इनपुट को बढ़ा दिया। तो पावर इनपुट को बढ़ा दिया, कहाँ तक बढ़ा दिया? A से B, यानी कि P1 तक मैंने इंक्रीज कर दिया। तो जब मैंने पावर इनपुट बढ़ाया तो लोड एंगल भी जो है हमारा डेल्टा 1 एंगल तक बढ़ गया। ठीक है, पावर एंगल तक यहाँ तक हमारा एंगल तक, लोड एंगल तक बढ़ गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर P1 माइनस P0, तो ये चेंज आया है। तो चेंज इन P1 माइनस P0, ये जो पावर में चेंजेस है ये एक्सलेट करेगा रोटर को क्या करेगा? त्वरित करेगा, एक्सलेट करेगा। और रोटर एंगल है हमारा वो भी इंक्रीज हो जाएगा डेल्टा 1 तक। तो रोटर एंगल भी हमारा डेल्टा 1 तक इंक्रीज हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे और हम पहुंच जाएंगे पॉइंट बी पर। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इफ द फर्दर डेल्टा 1 चेंजेस, अगर हम लोड एंगल को और अधिक चेंज करते हैं, यानी हम मशीन पे लोड और ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो लोड ज़्यादा बढ़ने से रोटर की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, रोटर की स्पीड कम होगी तो जो पावर ट्रांसफर हो रही है बस बार को, वो कम हो जाएगी P1 से। देखिए ये P1 लाइन है। ठीक है, ये P1 लाइन, ये पावर लाइन है। ठीक है, तो अगर हम लोड एंगल को फर्दर बढ़ाएंगे तो हमारी जो पावर तो बढ़ रही है जबकि लाइन तो हमारी यहीं ख़त्म हो गई। ठीक है, तो फर्दर ये पावर जो है वो पावर ट्रांसफर जो बस बार को हो रही है वो हमारी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो रोटर जो हमारा है वो रोटर रीचेज एट पॉइंट C। रोटर हमारा धीरे धीरे C पॉइंट पर इनर्शिया की वजह से C पॉइंट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा कि जो रोटर है वो रोटेट करेगा हमारा रिवर्स डायरेक्शन में। रोटर हमारा रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करेगा और वापस वो पॉइंट ए की तरफ, रिवर्स डायरेक्शन में ए की तरफ आएगा। इस तरह देखिए, पहले ए पे था, बी से, फिर वो सी तक पहुंच गया। अब रोटर हमारा रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है वापस बी से होता हुआ ए पर। ठीक है, इस तरह से ये ऑसिलेट कर रहा है। तो अब ये कंडीशन आएगी जब रोटर हमारा इस बी पॉइंट से कभी इधर और फिर इधर
कभी इधर फिर इधर। इस तरह से ये बी पॉइंट को साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम पोजीशन मानकर ये कभी फॉरवर्ड रोटेट घूमेगा, कभी रिवर्स में रोटेट करेगा। तो इस तरह से दो एरिया क्रिएट करता है यहाँ पर ये, ठीक है। अब उसका डेरिवेशन कैसे डिराइव करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए हमने स्विंग इक्वेशन पढ़ी थी, वो क्या थी, एम यानी इनर्शिया ऑफ मोमेंटम। तो एम डी टू डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए, एक्सेलरेटिंग पावर जो थी वो इसके बराबर थी। यहाँ पर मैंने एम को इसके नीचे डिवाइड कर दिया और मैंने दोनों जो साइड है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2d डेल्टा अपॉन डी टी से। तो देखिए यहाँ भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी मैंने इसको 2d डेल्टा अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ कि ये मेरा d डेल्टा अपॉन टी का होल स्क्वायर बन गया और इंटीग्रेशन मैंने किया तो इसको, और यहाँ ये 2 अपॉन एम कॉन्स्टेंट है, इसको मैं नीचे ले लिया और जो लिमिट है वो 5 डेल्टा 0 से डेल्टा 2 तक पी ए डी डेल्टा मैंने लिया है। लिमिट देखिए मैं ये बता रहा हूँ आपको, यानी मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे इसका एरिया निकालना है, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये मैं लिमिट बांध दी है मैंने डेल्टा 0 से लेकर डेल्टा 2 तक। अब मैं इसको दो भागों में लिमिट को बांध सकता हूँ। डेल्टा 0 से पहले डेल्टा 1 तो मेरा A1 एंगल निकलेगा, A1 एरिया निकलेगा, और डेल्टा 1 से डेल्टा 2 मेरा A2 एरिया निकलेगा। तो देखिए जैसा मैंने पहले बताया आपको कि हमारा जो रोटर है वो ऑसिलेट कर रहा है और ऑसिलेटिंग की कंडीशन में जो डी डेल्टा अपॉन डी टी इजिकल टू 0 होता है, यानी स्टेबिलिटी कंडीशन भी यही है। तो इस केस में मैंने इस पूरी जो वैल्यूज है उसको 0 कर दिया। 0 करने से हमारी ये टर्म हट गई और 0 हो गई और फाइनली वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा 0 से डेल्टा 2 तक पी ए डी डेल्टा इक्वल टू 0। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया, मैंने डेल्टा 0 से डेल्टा 2 के दो डिवाइड कर दिए, एक है डेल्टा 0 से डेल्टा 1 और दूसरा है डेल्टा 1 से डेल्टा 2। तो मेरे पास ये दो एरिया निकल गई। इसको मैं उधर ले जाऊंगा राइट हैंड साइड में, तो इस तरह से ये होगा, ये माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे ये पूरा एरिया A1 है, ये पूरा एरिया A2 है। तो A1 इज इक्वल टू माइनस A2। तो स्टेबिलिटी कंडीशन क्या होती है कि इक्वल एरिया क्राइटेरिया में कि जो पोजीशन रोटर की है उससे पहले, जो बी पोजीशन से पहले बनने वाला एरिया और उसके बाद में बनने वाला एरिया दोनों इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो A1 है वो एक्सेलरेटिंग एरिया है, यानी A1 एक्सेलरेटिंग एरिया है। यहाँ पर हमारा रोटर एक्सेलरेट होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और रोटर रीच टू इट बी ए टू बी, इसके अंदर रोटर के अंदर इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो ए से बी तक पहुंच जाता है। और जो A2 एरिया है वो हमारा रिटार्डेटिंग एरिया है। रिटार्डिंग एरिया में क्या होता है कि जो वर्क डन टू रीच द रोटर फ्रॉम बी टू सी, और इसके अंदर रोटर हमारा बी से सी तक पहुंच जाता है। तो यहाँ ये दो एरिया मैंने दिखा रखे हैं। तो इस तरह से ये इक्वल एरिया क्राइटेरिया का डेरिवेशन है। तो आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आता है, तो आप इस डेरिवेशन को दोबारा हाथ से करें और देखें, समझें इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।